हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 23 नवंबर 2022 एंड आप सभी का स्वागत है आज के एडिटोरियल डिस्कशन में। आज हम टोटल 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है द इंडियन पोल इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। देखिए, अक्सर हम बात करते हैं कि जब कोल्ड वॉर का टाइम था उस टाइम वर्ल्ड एक तरह से बाइपोलर वर्ल्ड था। फिर हमने यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद एक तरह से यूनिपोलर वर्ल्ड देखा एंड अब कल हम मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया कहाँ पे लाई करता है एग्जैक्टली क्या इंडिया अपने आप में एक पोल है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा हमारा एडिटोरियल होगा रिगार्डिंग नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी। देखिए, सुसाइड एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में ना अक्सर लोग चर्चा नहीं करना चाहते, या फिर जब चर्चा होती है तो कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट कई बार हो जाता है, उसके बाद फिर अचानक से सुसाइड की चर्चा होने लग जाती है। बट बाद में क्या होता है कि उसको हम साइड लाइन कर देते हैं। तो थोड़ा इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी डेथ्स हो रही हैं सुसाइड से वजह से भी, राइट। तो इसके रिगार्डिंग भी कोई प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो वही हम आज समझने की कोशिश करेंगे। तीसरा मुद्दा होगा हमारा राम सेतु से संबंधित। इसकी थोड़ा हिस्ट्री देखेंगे, क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं आज के टाइम पे वहाँ पे उस पर्टिकुलर एरिया के कॉरस्पॉन्डिंग, उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट हमारी कोट ऑफ द डे। देखो, आज की कोट ऑफ द डे है बाय रविंद्रनाथ टैगोर जी। आप सभी इनको जानते हो। इन्होंने बोला है, यू कांट क्रॉस द सी मेयरली बाय स्टैंडिंग एंड स्टेयरिंग एट द वाटर। देखो, सिंपली अगर आप देखोगे ना कि हाँ मुझे इसको पार करना है, इस रिवर को मान लीजिए पार करना है, तो सिर्फ वहां से देखते हुए, वहां से अगर आप कोने पे खड़े होकर उसको देखोगे ना तो उससे हो नहीं जाएगा। आपको एक्चुअल में जंप करना पड़ेगा, उसको क्रॉस करना पड़ेगा। लाइफ में भी हमारी चीज यही होता है। देखो, अक्सर हम कई चीजों के बारे में ड्रीम कर लेते हैं। जैसे आप में से भी बहुत सारे लोगों ने ड्रीम किया है, ठीक है, अपनी मनपसंद सर्विस का। पर क्या ड्रीम होने से वो चीज आप अचीव कर लोगे? नहीं। आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, आपको एक्शन करना ही पड़ेगा। ठीक है ना। ये जो पूरा प्रोसेस आप कर रहे हो, एडिटोरियल देख लो, अपनी तैयारी को और बेहतर कर रहे हो, सारे के सारे स्टैटिक सब्जेक्ट्स, करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ रहे हो, ये चीजें जब तक नहीं करोगे ना तब तक ड्रीम आपका ड्रीम ही रहेगा। ठीक है ना। तो मेक श्योर कि सिर्फ आप इस पे फोकस मत करो, इसके साथ ही यहाँ पर भी आपको फोकस करने की जरूरत है। देखिए, आप देखो, इंडिया के केस में अगर आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे तो इंडिया में ना क्रिकेट को बहुत ही इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है, अगर आप एक छोटे बच्चे से पूछोगे तो बड़े होके क्या बनना है, आप में से नोटिस करोगे कि बहुत सारे बच्चे ऐसा बोलेंगे कि बड़े होके हम इंडियन क्रिकेट टीम की तरफ से खेलना चाहते हैं। पर एक्चुअल में खेल कितने पाते लोग हैं? बहुत ही कम। ठीक है, जैसे विराट कोहली बनना बहुत लोग चाहते हैं, राइट। पर बनते कितने हैं? बहुत ही कम। रीजन क्या है? उनका ड्रीम तो था, पर ये सेकंड वाला पार्ट ना, इम्प्लीमेंटेशन, एक्शन, वो मिसिंग था। काफी लोग ये भी बोलते हैं कि सर हमारे पास ना टाइम की कमी है। मैं आपको देखो छोटी सी चीज बताता हूँ। जैसे आप हो गए, मैं हो गया, या कोई भी एक्स वाई जी पर्सन हो गया, हम सभी ना थोड़े कुछ कुछ टर्म्स में अनइक्वल हैं। कैसे? देखो, हो सकता है आपके पास एक बड़ा घर हो, मेरे पास एक छोटा घर हो। ठीक है, हमारे पास ज्यादा पैसा हो, आपके पास कम हो, या वाइस वर्सा, इस तरह से कुछ भी चीजें हो सकती हैं। हम सभी के पास थोड़े अलग अलग रिसोर्सेज हो सकते हैं। पर अगर आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे विराट कोहली हो, चाहे मुकेश अंबानी हो, या हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हो, सबके पास टाइम तो 24 घंटे ही है। ठीक है ना। तो टाइम कम होना या ये बोलना कि सर मेरे पास टाइम की कमी है इसलिए मैं ये चीज नहीं कर पा रहा, ये थोड़ा सा एक्सक्यूज हमें इसको साइड करना पड़ेगा। मैं समझ सकता हूँ कि हमारी लाइफ ना, देखो, काफी बिजी लाइफ हो चुकी हैं एंड हम काफी ऑक्यूपाइड रहते हैं बहुत सारी चीजों के कॉरस्पॉन्डिंग। पर आप देखो, दुनिया में तो हर इंसान, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, इन सभी के पास भी तो टाइम की कमी है। बट किस तरह से उस 24 घंटे को यूटिलाइज करना है, किस तरह से अपने ड्रीम को एक्शन में लेकर जाना है उस 24 घंटों के अंदर, यही डिटरमिन करता है कि हम कोने से देखते रहेंगे उस सी को, या फिर एक्चुअल में जंप करके हम दूसरी साइड भी जा पाएंगे, राइट। तो मेक श्योर कि आप इन चीजों को ध्यान रखो। ठीक है ना। और देखो, हमारा जो भगवत गीता है वो भी क्या बात करती है? निष्काम कर्मा की बात करती है कि हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए? फोकस होना चाहिए एक्शन के ऊपर, काम के ऊपर होना चाहिए। हमें फल की चिंता मत करो उतनी ज्यादा। ठीक है ना। आजकल के टाइम पे आई अंडरस्टैंड कि फल की चिंता शायद होती है कि हमें अपने कहीं ना कहीं हमने रिजल्ट की तरफ जाना है, पर एक्शंस के ऊपर भी तो फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। अगर एक्शन ही नहीं करोगे तो वो फिर आपका, सिर्फ आप फल को देख रहे हो तो वो आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं लेकर आ पाएगा कभी भी, राइट। बहुत सारे लोग होते हैं, देखो, जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स का हो जाता है, काफी सारे स्टूडेंट्स का नहीं भी होता। इनमें ना एक चीज जो जिनका नहीं होता, इनमें भी दो तरह के लोग होते हैं। जिनको लाइफ में एक तरह का रिग्रेट रहता है कि ये मैंने गलती कर दी। कई ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनका रिग्रेट नहीं होता। रीजन क्या है जिनका रिग्रेट नहीं होता ना? वो यही रीजन है कि उन्होंने अपनी तैयारी के अंदर अपना 100% दिया। उन्होंने पूरा कोशिश करी कि हाँ मैं लड़ूं इस एग्जाम के अंदर, अपना तरफ से पूरा फोकस करूं। जिनका रिग्रेट होता है वो इसी वजह से होता है कि मेरे पास अटेम्प्ट्स थे, मेरे पास एनर्जी थी, पर मैंने उसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया।
तो मेक श्योर कि आप ना अपने एक्शंस के ऊपर फोकस करते रहो, ठीक है ना। और अगर आप अपने एक्शंस के ऊपर फोकस करोगे लाइफ में, चाहे आप यूपीएससी हो या फिर इन जनरल किसी भी स्पेयर के अंदर, आई एम वेरी श्योर कि आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे ही होंगे, ठीक है। ऑन दैट पॉजिटिव नोट हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले एडिटोरियल से। पहला एडिटोरियल क्या है? द इंडियन पोल इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड इसको आप जीएस पेपर 2 के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखो आप ना, आपने भी नोटिस किया होगा, अक्सर ना इंडिया से पूछा जाता है कि भैया आप किसकी साइड हो, क्या आप यूएस की साइड हो या यूरोप बोल लो, ठीक है ना, इनकी साइड हो या फिर आप रशिया वाली साइड हो। अभी जैसे रशिया और यूक्रेन का क्राइसिस चल रहा है, ये वॉर चल रही है, यहाँ पर भी अक्सर पूछ रहे हैं लोग कि आप रशिया के साथ में हो या फिर यूरोप या यूएस के साइड में हो, किसकी साइड में हो। पर देखो इंडिया हमेशा ये सोचता है कि हम किसी की साइड क्यों लें, ठीक है ना। इसमें इसका मीनिंग तो ये हो गया ना कि दुनिया में दो ही साइड्स हैं और हमें एक ना एक साइड कोई चूज ही करनी है। बट ऐसा इंडिया इस चीज में नहीं मानता कि हमें कोई ना कोई साइड चूज ही करनी है। रीजन क्या है कि इंडिया मानता है कि हम अपने आप में एक साइड हैं, समझ रहे हो। जैसे बोलते हैं ना कि दो पोल हैं, एक एक यूएस वाला पोल हो गया, जैसे मैंने आपको बताया अभी कोल्ड वॉर के टाइम हमने क्या देखा, वहां पे दो पोल्स थे, एक हो गया यूएसए वाला और दूसरा था यूएसएसआर। फिर जब हमने बाद में देखा कि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया तो एक यूनिपोलर वर्ल्ड की तरफ हम बढ़ गए, ठीक है ना। आज के टाइम पे भी हम देख रहे हैं कि आज जो जैसे रशिया और यूक्रेन का क्राइसिस है, वहां पर एक यूएस और यूरोप है, ठीक है ना, और दूसरी साइड हमें रशिया देखने को मिलता है। तो इंडिया ना देखो दोनों में से किसी भी साइड नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिया मानता है हमारी अपनी खुद की एक साइड है। जैसे आपने ना डॉक्टर एस जयशंकर का सुना होगा, उन्होंने भी बोला था कि हम ना इस साइड है ना उस साइड है। हम किसकी साइड हैं? हम दुनिया में शांति की साइड है, वी आर ऑन द साइड ऑफ पीस, नॉन वायलेंस, हम इसकी तरफ है, ठीक है ना। हम सॉवरेनिटी में बिलीव करते हैं, ये सारी चीजें। तो इंडिया अपने आप में खुद एक साइड है जो मानता है कि जरूरी नहीं है कि हमें किसी ना किसी कैंप में जाना ही है, जरूरी नहीं है कि ये जो बोलेंगे हम वही मानेंगे या फिर जो रशिया बोलेगा हम वही मानेंगे, नहीं। हम अपने आप में एक अलग साइड है। और इसको आप देख भी सकते हो कि इंडिया अपनी खुद एक लाइन बना के चलता है। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हो आप G20 के अंदर भी, ठीक है, इंडिया प्रेसिडेंट इसका ठीक है ना, इसकी चेयरमैन बस बस स्टार्ट ही हो रही है हमारी। और उसी तरह से एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी, ठीक है। तो इंडिया काफी ज्यादा आज के टाइम पे जियोपॉलिटिकली सिग्निफिकेंट धीरे धीरे होता जा रहा है। ओवर द टाइम हमारी इकोनॉमी ने भी बेहतर परफॉर्म किया है, इंटरनेशनल रिलेशंस भी हमारे सभी कंट्रीज के साथ ना हमने काफी बेहतर करने की कोशिश करी है। उसकी वजह से जो एक तरह से मल्टीपोलर वर्ल्ड, अब अलग अलग पोल्स बन रहे हैं, एक यूएस का पोल हो गया, एक इंडिया भी अपने आप में एक इमर्जिंग पावर है, ठीक है, चाइना भी एक इमर्जिंग पावर है। इस तरह से अलग अलग हमारी दुनिया में पोल्स देखने को मिल रहे हैं और इंडिया भी इनमें से एक अपना अलग से पोल है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हमें किसी कैंप में जाना ही है, जो यूएस बोलेगा वही करेंगे, नहीं। हमारी देखो इसमें कॉरस्पॉन्डिंग हिस्ट्री भी रही है। आप जानते हो, चाहे आप पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को देख लीजिए, ठीक है ना, तो उस टाइम से ही हमने जो नॉन अलाइन मूवमेंट की हमने बात करी थी कि इंडिया के इंटरेस्ट अपने खुद के इंटरेस्ट है, हमें किसी कैंप में नहीं जाना, हमें नहीं ये करना कि इस चीज में हम ऐसा ही माने। और इवन देखो जो इंडिया की हिस्ट्री है वो भी हमें यही सिखाती है। हमारे पास इस तरह के लीडर्स रहे हैं, चाहे नेहरू जी हो गए, गांधी जी हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गए, ठीक है ना। तो ये पूरी जो स्ट्रगल है ना, वो हमें दिखाती है कि इंडिया अपने आप में एक अलग साइड है, ठीक है। इंडिया ने देखो चाहे आप साउथ एशिया में भी बहुत अच्छा काम किया है ओवर द हिस्ट्री ही, जब ब्रिटिश एम्पायर भी था, ठीक है। साथ ही साथ नॉन लाइन मूवमेंट का भी मैंने आपको डिस्कस किया कि इसके अंदर हमने चलो अपनी आवाज तो उठाई, साथ में जो थोड़े अंडर डेवलप्ड रीजन्स थे उनकी बात भी करी है। हमने हमेशा ही एंटी अपार्थिड जो रजीम था उसके अगेंस्ट हमने बात करी है, कलोनलिज्म के हमने अगेंस्ट बात करी है कि कंट्रीज के पास सॉवरेनिटी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, एंड कहीं ना कहीं वो सभी चीजों को डिटर्मिन कर पाए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। इंडिया अपने आप को इसी वजह से एक अलग से पोल की तरह मानता है और इसके कॉजेज क्या है, इसके पीछे का एक इंटरनल ओरिजिन ही है, ठीक है। और इंडिया में ना देखो नॉन अलाइनमेंट का मीनिंग अपन न्यूट्रलिटी से मत लो कि न्यूट्रलिटी नहीं है, नहीं, बल्कि ये है कि हम केस बाय केस बेसिस पे डिसाइड करेंगे। जहां पर हमें लगेगा कि हाँ यूएस ठीक है तो हम यूएस की साइड भी हैं। अगर हमें कहीं लगता है कि किसी मुद्दे के कॉरस्पॉन्डिंग रशिया का स्टैंड ठीक है तो हम रशिया के साथ जा सकते हैं। तो हम केस बाय केस बेसिस पे हर पर्टिकुलर केस में डिसाइड करेंगे हम हमारे हमारे इंटरेस्ट किसकी साइड है। ऐसा नहीं है कि हम ना इसके अगेंस्ट है ना इसके या दूसरी पर्टिकुलर पार्टी के अगेंस्ट है, ऐसा अगेंस्ट हम किसी के नहीं है, पर हम इंश्योर करते हैं कि हम अपने इंटरेस्ट को सामने रखें और उस बेसिस के हम ऊपर हम डिसीजन लेकर आए। अब जैसे अब इंडिया अपने आप में एक तरह की साइड, एक अपने आप में खुद एक पोल बनता जा रहा है, तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, जैसे दूसरी कंट्रीज क्या मानती, जैसे यूएस हो गया, वो मानती हैं कि हमारे साथ के साथ और नई नई कंट्रीज जुड़ती जाएं।
जैसे यूएस ने अपने साथ यूरोप को जोड़ने की कोशिश करी, ठीक है ना, एक तरह के अलायंसेस बनाने की कोशिश करी, जैसे नेटो हो गया, ठीक है ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह के अलग अलग अलायंसेस बनाने की कोशिश करी जाती है, पर इंडिया इन सभी चीजों में नहीं मानता कि हमें अलायंस बनाना है और कंट्रीज को अपने अंदर शामिल करना है। इस तरह की बातें नहीं है। हमारा सिंपली, जब हम पोल की बात करते हैं, एक तरह से हम अपनी साइड की बात करते हैं, तो यही मीनिंग है कि हम अपने इंटरेस्ट को सामने लेकर आए, हम भी एक एक प्रॉपर पार्टी हों, ठीक है ना, बाकियों के साथ हम मिलकर काम करें, एक तरह के उनके साथ पार्टनर बनकर काम करें। ऐसा ना हो कि किसी और की हम साइड ले रहे हैं, नहीं, हम अपनी साइड खुद डिटरमिन करेंगे। इवन देखो, जैसे अब 1971 वॉर के टाइम भी था, ठीक है ना, एक तरह का उस टाइम हमें देखने को मिला कि इंडिया थोड़ा रशिया के साथ में ज्यादा था, ठीक है, बट वो क्यों था? क्योंकि वो इमरजेंसी सिचुएशन के बेसिस के ऊपर इस तरह की सिचुएशन देखने को मिली हैं। बट अदरवाइज अगर हम माने तो इंडिया ने हमेशा ही क्या अडॉप्ट किया है, अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर एक तरह की इंडिपेंडेंस ही असर्ट करी है, ठीक है। अलग अलग टाइम्स के ऊपर आप इस चीज को देख सकते हो। हमारी जो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी है, हमने उसको मेंटेन किया है अपने एक पोल बनने की वजह से, कि हमारी साइड अलग है सभी से अलग। जरूरी नहीं है कि हमें किसी और की जो बोल रहे हैं बात उसी से ही अग्री करना जरूरी है। साथ में ही देखिए, जैसे हमारा इंटरफेरेंस को भी हमने रोका है कि इंटरफेरेंस ना हो दूसरी पावर्स के कॉरस्पॉन्डिंग। इसके साथ ही जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके लिए हमने हमेशा आवाज उठाई है। ये क्लियरली दिखाता है कि हम एक तरह से पोल, एक अलग से एक पोल बन चुके हैं, ठीक है। इसके साथ ही देखिए, जैसे आप जानते हो यूक्रेन का मुद्दा हो गया, यूएनएससी के कॉरस्पॉन्डिंग उसमें अंदर क्लाइमेट चेंज लेकर आना, तो ये सारे मुद्दे एक तरह से हमें एग्जांपल दिखाते हैं कि इंडिया एक यूनिक प्लेयर बनता जा रहा है। बहुत सारी, आई एम वेरी श्योर आपने भी ना यूट्यूब के ऊपर डॉक्टर एस जयशंकर की बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, और उनका जो डिस्क्रिप्शन होता है कि किस तरह से इंडिया इंटरेस्ट अपने, जो इंडिया के इंटरेस्ट है हम उनको मेंटेन रखेंगे, वो क्लियरली शो करता है कि कितनी इंडिपेंडेंस है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के अंदर। अब ध्यान में देने वाली बात है, चाहे आप देखो इंडो पैसिफिक की बात कर लो, ठीक है ना, इंडिया यूएस के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, बिल्कुल, इंडिया यूएस से, जापान और ऑस्ट्रेलिया ये आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि इसमें कोई लीडर है कि यूएस से एक लीडर है और बाकी तीनों इसको फॉलो करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। हम इनके साथ, बाकी तीनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। तो हम क्या है, एक तरह से पार्टनर है इन सभी के, ठीक है, हम सभी बराबर के हिस्सेदार हैं इसमें। ऐसा नहीं है कि हम चीयर लीडर हैं, यूएस हमें बोलेगा और हम साथ ही साथ उसके साथ चीयर लीडिंग करेंगे, नहीं, हम अपने इंटरेस्ट को बताएंगे और जहां पे हमारी सहमति होगी उन बातों पे हम कोलैबोरेट करेंगे। तो ये वाली चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो अब इंडिया से ये क्वेश्चन ना पूछा जाए कि आप किसकी साइड हो, यूएस की साइड हो या रशिया की साइड हो, नहीं, हमसे पूछा जाए कि इंडिया भैया आप बताओ, आपका क्या स्टैंड है इस पर्टिकुलर मुद्दे पे, आप क्या सोचते हो, ये बातें हमें चाहिए, ठीक है ना। तो दुनिया को भी इंडिया की जो सारी चीजें हैं, इंडिया ने जो इतनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर अपनी इंडिपेंडेंस दिखाई है, उससे क्लियरली ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि इंडिया अपने आप में एक नया पोल बनता जा रहा है। और इंडिया के पास एक क्लियर मौका है, जैसे G20 की चेयरमैनशिप के अंदर एंड शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि इंडिया अपनी इस जो नई इमेज बन रही है, एज अ वर्ल्ड ग्लोबल पावर की इमेज बन रही है, तो उसको अपनी इमेज को असर्ट कर पाए एंड अपनी डिमांड्स उस बेसिस पे वर्क कर पाए, ठीक है ना। तो ये था कि पोल्स क्या होते हैं, आई होप आपको समझ आया होगा, एंड इंडिया किस डायरेक्शन में बढ़ा है ओवर द टाइम, हिस्ट्री के अंदर क्या था, और अब हम किस डायरेक्शन में मूव करने हैं, इन सभी बातों का आपका अच्छे से पता लगा होगा, ठीक है जी। चलते हैं हमारे दूसरे आर्टिकल की तरफ, जो क्या है, नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी, एंड इसको आप जीएस पेपर 2 के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखिए, जब भी ना देखो कोई भी दिक्कत जब भी आपने कहीं पहला स्टेप लेना है, मान लो आपने कोई चीज एक्शन में लेके आनी है, तो पहला स्टेप क्या होता है, उसको रिकॉग्नाइज करो। देखो, अगर आपने ना किसी प्रॉब्लम को ठीक करना है, ठीक है, अगर किसी प्रॉब्लम को ठीक करना है, तो पहले तो ये बात माननी पड़ेगी ना कि भैया कोई ना कोई प्रॉब्लम है, राइट। अभी जो सुसाइड का वाली चीज है ना, हम सुसाइड को तभी तो प्रिवेंट कर पाएंगे जब हम पहले ये माने कि हाँ, इंडिया में सुसाइड की दिक्कत है, राइट। और ये जो अभी ना हमने नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लेकर आई है, तो इस स्ट्रेटेजी को लेकर आई है, ये एक बहुत अच्छी चीज है। क्यों अच्छी चीज है? क्योंकि हमने एटलीस्ट एक्सेप्ट तो किया कि हाँ भैया, इंडिया में इस चीज की प्रॉब्लम है। अब हमने इस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कर लिया, उसके बेस पे स्ट्रेटेजी लेकर आए हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छे डायरेक्शन में जा सकती है, ताकि इसको हम प्रॉपर, ये सुसाइड के रिगार्डिंग जो इश्यूज है, इनके रिगार्डिंग हम इश्यूज को टैकल कर पाए। और हमारे यहाँ पे क्या गोल है, एक तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2030 तक हम 10% रिडक्शन लेकर आएंगे सुसाइड रिलेटेड डेथ्स के कॉरस्पॉन्डिंग। अब एक प्रॉपर से हमने टाइमलाइन दे दी है कि 2030 तक इसको अचीव करना है, तो यहाँ पर हमें उस डायरेक्शन में अच्छे से काम भी करना होगा। तो जरूरत क्या है, जरूरत है टारगेटेड इंटरवेंशन प्रोग्राम की, जहां पे दिक्कत हो उसको हम कहीं ना कहीं देखें, ठीक है, जो पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है उसको हम प्रॉपरली टैकल करें। अगर आप देखो ना ग्लोबली, तो सुसाइड
15 टू 29 ईयर ओल्ड, जो काफी यंग पॉपुलेशन कह सकते हो, वहां पर डेथ के कॉरस्पॉन्डिंग सबसे दूसरा बड़ा कारण है। तो काफी मेजर डेथ्स होती हैं। इवन देखो इंडिया के अंदर भी ना हर साल नियरली 1 लाख से भी ज्यादा लोग मरते हैं सुसाइड की वजह से। एक्सपेक्ट कर रहे हो 1 लाख से भी ज्यादा, तो बहुत ही बड़ा नंबर है। 10,000 से ज्यादा तो फार्मर्स ही हैं इनमें, पर इन जनरल ओवरऑल 1 लाख से ज्यादा लाइफ्स हर साल हमारे यहाँ पे देखने को हमें मिल जाती हैं। और अगर बात करें ना पिछले कुछ सालों की, पिछले 3 सालों की मान लीजिए अगर बात करें, तो हमें देखने को मिला है कि हर 1 लाख में जो नंबर था वो 11 लोग है। ठीक है ना। तो हर 1 लाख लोगों में से 11 लोग सुसाइड करते हैं। पहले ये नंबर ये 10 के आसपास था। तो कहने का पॉइंट ये है कि सुसाइड की जो परसेंटेज है वो ओवर द टाइम बढ़ते ही जा रहे हैं, और एक मेजर कंसर्न हो चुका है। कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स देख सकते हैं, जैसे महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, यहाँ पर सबसे ज्यादा परसेंटेज हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसके साथ ही साथ इसके पीछे के रीजंस क्या होते हैं? देखो, कुछ फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। कई बार ना आपने हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट्स देखे होंगे, उस वजह से किसी ने सुसाइड कर लिया, ईदर ऑफ द पर्सन ने। कई बार हो सकता है कि आपको कुछ इस तरह की बीमारी लगी जो काफी एक्सपेंसिव हो सकती है, जिसको क्योर करना, मान लीजिए कैंसर हो गया, या कुछ और बड़ी इश्यूज हो सकते हैं, तो वहां पर अक्सर ना सुसाइड पर्सन के द्वारा कमिट कर लिया जाता है। ठीक है ना। कई बार देखो लव अफेयर में भी आजकल तो बहुत कॉमन हो चुका है ये चीज भी कि लड़का लड़की प्यार करते थे और लड़के ने मान लीजिए किसी और पर्टिकुलर किसी की शादी हो गई किसी और के साथ, तो दूसरे बंदे ने सुसाइड कर लिया। तो ये सारे सिचुएशन भी देखने को मिलते हैं। बाकी कि पैसा डूब गया, बिजनेस डूब गया, समथिंग और दैट अदर। उसके साथ ही साथ अल्कोहल वगैरह का प्रिस्क्रिप्शन हो गया। ठीक है ना, आसानी से मिल जाती है ये चीजें। या फिर जो हमारे कुछ ऐसे इलीगल ड्रग्स होते हैं उनको यूज करना। तो ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं हमारे सुसाइड के पीछे के मेजर कारण बनते हैं। इसके अलावा देखो, जो नियरली 10% सुसाइड है उनमें तो पता ही नहीं लगता है कि उसके पीछे का कारण क्या था। अब देखो यहाँ पर ना, ये जो डॉक्यूमेंट आया है, जो नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी आई है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसने एक इंपॉर्टेंट चीज बात करी है कि ज्यादातर जो सुसाइड है ना उनको रोका जा सकता है। बहुत अच्छी बात बोली है कि इनको ना हम रोक सकते हैं, दीज आर प्रिवेंटेबल। तो अगर प्रिवेंटेबल है तो उसी तरह से हम 2030 तक 10% कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या सोचा गया इसके लिए? इसके लिए हमने सोचा है कि एक प्रॉपर डेटा हो हमारे पास, उसके बेसिस पे चीजें करें। जैसे फॉर एग्जांपल ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ की एक स्ट्रेटेजी है साउथ ईस्ट एशियन रीजन के लिए। उसके से हमने काफी सारी चीजें वहां से इंस्पायर होके ली हैं। जैसे एक तरह का प्रॉपर सर्विलेंस मैकेनिज्म हो। ठीक है, प्रॉपर 3 सालों के अंदर हम इस चीज को वर्क कर पाए। साथ ही साथ हमारे जो साइकेट्रिक्स होते हैं, ठीक है ना, वहां पे हम इस पर वर्क करें, ताकि हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास ये प्रॉपर एक डिपार्टमेंट हो। तो ये सारी चीजें अगर होंगी तो कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग जो इश्यूज हैं हम उनको अच्छे से बात कर पाएंगे, उनको डील कर पाएंगे। इवन देखो, जब हम ना हेल्थ का जो बजट है इंडिया में वो काफी कम है। चलो हेल्थ का बजट कम है, पर हेल्थ के अंदर जब हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ, तो उसका बजट तो बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। तो ये सारी चीजें भी हमें आने वाले टाइम के अंदर बढ़ानी पड़ेंगी अगर हम चाहते हैं इस डायरेक्शन को वर्क करना। इसके साथ ही साथ देखो, बहुत सारे लोग कैसे मरते हैं, वो पेस्टिसाइड्स खा के मरते हैं या फिर अल्कोहलिज्म की वजह से कहीं ना कहीं मरते हैं। तो ये सारी चीजों के रिगार्डिंग हम इनको इश्यूज को हमें टैकल करना पड़ेगा। तभी हो सकता है कि अगर सेंटर की जो स्ट्रेटेजी है उसके साथ ही साथ स्टेट्स अगर साथ में मिलकर काम करें, तब हो सकता है कि जो सुसाइड के रिगार्डिंग जो डेथ्स होती हैं, जो प्रिवेंटेबल डेथ्स हैं, हम उनको अपनी लाइफ के अंदर उसको मतलब उन सुसाइड्स को हम अपनी लाइफ से एलिमिनेट कर पाएं। और ओवरऑल जो मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग एक तरह का स्टिग्मा एग्जिस्ट करता है, इस स्टिग्मा से बाहर आ पाएं एंड एक अच्छी सोसाइटी की हम कल्पना कर पाएं। तो ये हो गया हमारा दूसरा एडिटोरियल। दोस्तों, हमारा जो तीसरा आर्टिकल है वो संबंधित है जियो हेरिटेज वैल्यू ऑफ राम सेतु, और इसको आप जनरल स्टडीज पेपर 1 के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखिए, अभी मुद्दा क्या हुआ है, जो हमारे ना राज्यसभा के पहले एमपी हुआ करते थे, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, आई एम वेरी श्योर आपने इनका नाम सुना होगा। इन्होंने ना दरअसल में सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अर्जी डाली थी। उसमें क्या बोला था कि जो राम सेतु है ना, इसको नेशनल हेरिटेज का दर्जा दिया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको 4 हफ्ते का टाइम दिया है कि वो इसके रिगार्डिंग अपना स्टैंड बताए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, फिर इसके ऊपर और काम होगा। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या दरअसल में। देखिए, आप जैसा कि ना थोड़ा ना लोकेशन को यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि प्रीलिम्स में आपसे ये चीजें पूछी जा सकती हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा गल्फ ऑफ मन्नार देखने को मिलेगा, यहाँ पल्क बे हो गया, ये पल्क स्टेट। इसके साथ ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रामेश्वरम। ठीक है, पंबन ब्रिज का आपने नाम वेरी श्योर सुना होगा। ठीक है ना। तो ये सारे एरियाज का थोड़ी थोड़ी आपको लोकेशन का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये चीजें पूछी जा सकती हैं। तो जब हम बात करते हैं देखिए राम सेतु की, तो यहाँ हमें देखने को मिलता है कि जो गल्फ ऑफ मन्नार साउथ में, ये बताया ना गल्फ ऑफ मन्नार साउथ में, और पार्क बे इन नॉर्थ। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे ठीक करके बताता हूँ।
ये गल्फ ऑफ मन्नार साउथ में और ये है पाक बे इन द नॉर्थ, हमें ये देखने को मिलता है। इसको काफी लोग देखो एडम ब्रिज से नाम से भी जानते हैं, बट अदरवाइज जनरली हम राम सेतु इसको बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें देखने को मिलता है कि जो राम सेतु इसके तमिलनाडु साइड में आ जाता है रामेश्वरम, और ये कनेक्ट करता है श्रीलंका, वहां पर थलाई मन्नार करके एक जगह है, उसको कनेक्ट करता है। अब अक्सर ना एक जो बात यहाँ पे करी जाती है वो होती है सेतु समुद्रम शिप चैनल प्रोजेक्ट। अब इसको समझते हैं। देखो आप ये देख पा रहे हो, ये वेस्टर्न पार्ट है, ठीक है, इंडिया का, और ये हमें ईस्टर्न पार्ट देखने को मिलता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई शिप है, मान लो केरला में ना कोची मान लेते हैं, मान लो कोची में कोई शिप है और इसको यहाँ पे चेन्नई वाली साइड जाना है, तो वो कैसे जाएगी? तो रूट उसका ना यहाँ से होके जाता है कि श्रीलंका के नीचे से जाएंगी, फिर यहाँ तक पहुंचते हैं। ये होता है रूट नॉर्मली। अगर आप सोचो कि यहाँ पर हमने एक तरह का बीच में चैनल बना दिया जो इस तरह से वर्क करिए, जो रेड वाला दिख रहा है, जो मैं ब्लैक से हाईलाइट करता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, ये नया रूट बन जाएगा। अब ये क्या है रूट है, ये थोड़ा छोटा रूट है, ठीक है ना, ये वाला जो रूट है ये छोटा रूट है बिल्कुल। तो ऐसा मानते हैं कि अगर शिप्स के लिए नियरली 30 घंटे का टाइम ना उनमें बच जाएगा, 30 आवर्स का टाइम। इसके साथ ही साथ जो 450 नॉटिकल माइल्स का डिस्टेंस कम हो जाएगा। देख रहे हो लंबा रूट है ना ये, इधर से जाना और इधर से छोटा रूट है, तो 450 नॉटिकल माइल्स का डिस्टेंस बच जाएगा। एंड साथ ही साथ इसके फिर क्या होंगे, इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे। क्यों इकोनॉमिक बेनिफिट्स? क्यों? देखो फ्यूल कम लगेगा ना, कम टाइम में वहां पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर इसके रिगार्डिंग इस प्रोजेक्ट की अक्सर बात करी जाती है कि ये सारी चीजें हमारे यहाँ पे होनी चाहिए। तो काफी कई बार इसके रिगार्डिंग ना कंफ्यूजन भी आ जाता है, कैसे बनेगा कैसे नहीं। तो यहाँ पर ना राइटर ने भी कुछ कंसर्न्स राइज किए हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में, जो सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट के बारे में। जो हमारा देखो CSIR है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और साथ ही साथ जो नीरी है, इन्होंने मिलकर ना देखो बात करी थी कि क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। तो जनरली इन्होंने ज्यादा इम्पैक्ट्स वैसे बात नहीं करी, पर मैं राइटर ने ना कुछ फिर भी डिस्कशन किया कि क्या और इश्यूज हो सकते हैं अगर हम इस चैनल को बनाए जाएं। तो देखो पहला तो मेजर इशू क्या है कि इसका इन्वायरमेंट के ऊपर काफी इम्पैक्ट आ सकता है। किस तरह से? देखो यहाँ पर ना बहुत सारी रिवर्स हैं, वो रिवर्स अपने सेडिमेंट्स लेकर आती हैं। तो कल को क्या हो सकता है कि यहाँ पर जो इश्यूज हैं इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग वो बढ़ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला एरिया ना बहुत सारे साइक्लोन्स आते हैं यहाँ पे। अब इतने ज्यादा अगर साइक्लोन्स आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 1964 में साइक्लोन आया था, उसने धनुषकोडी का जो साथी में टाउन है ना, वहां पे मैसिव इम्पैक्ट किया। तो यहाँ पर भी इसका जब चैनल बनेगा तो ये भी इससे इम्पैक्ट होगा, राइट। उसके साथ ही साथ ये चैनल बनाने के लिए बहुत सारी ड्रेजिंग करनी पड़ेगी। आई एम वेरी श्योर आप जानते हो कि वो सारी चीजें खोदना वगैरह पड़ेगा इसके रिगार्डिंग। तो वहां से जो मटेरियल निकलेगा उसको कहीं ना कहीं तो डंप भी करना पड़ेगा, उस मटेरियल को कहीं फेंकना भी तो पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, ये जो डंपिंग होएगी इससे यहाँ से सभी चीजों को इम्पैक्ट होएगा। जो जितना भी हमारा वहाँ का इकोसिस्टम है, चाहे वो टेरेस्ट्रियल देख लो या मरीन इकोसिस्टम जो पानी में है इकोसिस्टम, वो देख लो, सबका नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पे इन्वायरमेंट में देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा देखो यहाँ से चैनल से जाएंगी क्या, शिप्स जाएंगी ना इस चैनल से, बिल्कुल शिप्स जाएंगी। तो ये शिप से भी तो कुछ ना कुछ पोल्यूशन निकलेगा, ठीक है, वो वहां की एयर हो गया, वाटर हो गया, उनको पोल्यूट कर सकता है। ऊपर से देखो शिप्स के केसेस में काफी बार आप देखते हो ना कि जैसे ऑयल स्पिल वाली सिचुएशन आ जाती है कि ऑयल लीकेज वगैरह हो जाती है। तो वो सारी चीजें अगर हो जाएंगी, ऑयल लीकेज, हमने और भी जगह पे ऑयल लीकेज वगैरह देखी, ऑयल स्पिल्स देखे हैं, अगर वो सारी चीजें हो जाती हैं तो एक तरह का इकोलॉजिकल डिजास्टर यहाँ पर आ सकता है। तो होगा क्या इसका इम्पैक्ट, वहां का टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो गया, मेरीन इकोसिस्टम हो गया, वहां पे जो लोग नहीं एज इन जो बाकी और जो फ्लोरा एंड फोना रहता है, उसमें बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पे आ सकता है। तो ये तो होगी इन्वायरमेंट वाले ग्रुप्स के रिगार्डिंग जो इश्यूज होंगे, पर इसके साथ ही साथ रिलीजियस एंगल भी तो है। देखो आप सभी जानते हो कि ना इसका जो ऐसी मान्यता है कि जो राम जी हैं और साथ ही साथ उनके जो हनुमान जी हैं और उनकी जो सेना थी बेसिकली, उनके द्वारा इस चीज को बनाया गया था ताकि वो जो माता सीता है उनको आसानी से वहां से जो रावण था वहां से लेकर आ पाए लंका से, ठीक है। तो इसकी आप बातें तो रिलीजियस सिग्निफिकेंस बहुत सारी है। तो कई ग्रुप्स को ऐसा डर है कि कहीं ये जो राम सेतु इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये सेतु समुद्रम जो प्रोजेक्ट बन रहा है उसको इम्पैक्ट तो नहीं कर देगा। ऑल दो गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस दी है इसके रिगार्डिंग, पर फिर भी कई बार इश्यूज इसके रिगार्डिंग रहते ही हैं। अगर थोड़ा मैं हिस्ट्री में आपको लेकर चलूं, देखिए तो इन्वेस्टिगेशन इसके रिगार्डिंग बहुत बार हुई है। जैसे ये ना दरअसल में एक ये है स्पेस रिसर्च सेंटर गुजरात का, अहमदाबाद का, ये इसरो की ही एक तरह से विंग है। तो उन्होंने ये बात करी है कि ये ना जो हमारा जो राम सेतु है ये किसी इंसान ने नहीं बनाया, दिस इज नॉट मैन मेड। ये एक तरह से छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे कोरल रीफ की तरह, ठीक है ना। तो वो चीज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, ऐसा इन्होंने अपने एनालिसिस के अंदर ये चीज पाई थी।
तो हम ये मान सकते हैं कि राम सेतु एक तरह से एक लीनियर ब्रिज है जहाँ पे कोरल रीफ्स हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, जो ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ हो गया, ठीक है ना, उसी तरह से यहाँ पर भी क्या है, लाइमस्टोन शोल्स। लाइमस्टोन मतलब जो चूना पत्थर होता है, ठीक है ना, चूना पत्थर जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं, जहां पर बड़े बड़े रॉकी पीसेस यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारे कंसर्न्स कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट के बारे में देखने को हमें मिल सकते हैं, चाहे वो एनवायरनमेंट हो गया या फिर रिलीजियस एंगल भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एक बार अक्सर ना ये बात रेज करी जाती है कि आखिर ये बना कैसे। देखो एक्चुअल में काफी सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि जैसे ना अर्थ क्या थी, एक कूलिंग फेज में थी जब ग्लेशिएशन का पीरियड हो रहा था। तब हुआ क्या, जैसे 2.5 मिलियन साल पहले, तब ये की बात है, तब हुआ क्या कि कुछ पर्टिकुलर एरियाज पानी से ऊपर आ गए, ठीक है ना। फिर पोस्ट ग्लेशिएशन के जब थोड़ा सा चीजें होने लगी तो सी लेवल उस हिसाब से राइज होने लग गया, एंड धीरे धीरे वो एक तरह से पाथ इमर्ज होने लग गया, राइट। इसी तरह से फिर जैसे लॉर्ड राम ने भी, ठीक है ना, आप जानते हो, इसके साथ साथ उनकी आर्मी ने भी इसको यूज किया ताकि वो दूसरी साइड जा पाए। तो एक तरह से ये माइग्रेटरी रूट भी ओवर द टाइम रहा है। तो इसको प्रोटेक्ट करने की देखो जरूरत तो डेफिनेटली आ जाती है, चाहे वो इन्वायरमेंट एंगल से देखा या फिर हमें रिलीजियस एंगल से कॉरस्पॉन्डिंग भी देखने को मिल जाता है। बाकी देखो यहाँ पे जो गल्फ ऑफ मन्नार है उसको एक तरह का बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया जा चुका है। तो यहाँ पर ना बहुत सारी हमें फ्लोरा एंड फौना देखने को मिल जाता है, नियरली 36,000 स्पीशीज देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पर इनको प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है, ठीक है ना, चाहे वो फिशेज हो गए, श्रिम्प्स हो गए, कोई भी पर्टिकुलर कैटेगरी। तो जब बाकी चीजें थ्रेटेंड है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर हमने इस पर्टिकुलर सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट को बना दिया, तो उनके जो एनवायरनमेंट के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट हमने देखे कि शिप्स घूमेंगी, वहाँ एयर पोल्यूशन होगा, वाटर पोल्यूशन हो सकता है, ऑयल स्पिल्स की पॉसिबिलिटी रहती है, वो सेडिमेंट्स के रिगार्डिंग जो इश्यूज थे, और जो साइक्लोन्स हो गया, तो वो इश्यूज ऑलरेडी क्रिएट हो रहे थे। तो सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट तो उनमें और एक तरह से फाइनल नेल की तरह बनेगा कि और ये एरिया का जो डाइवर्सिटी है या फिर जो इस एरिया के जो अलग अलग फ्लोरा एंड फौना यहाँ पे रहते हैं उनको तो बहुत ही नेगेटिवली इंपैक्ट कर देगा, बिल्कुल कर देगा। तो इसलिए जरूरत क्या है, जरूरत राइटर ये बात कर रहे हैं कि इसको एक जियो हेरिटेज के परस्पेक्टिव से देखा जाए। हमारी देखो नेचुरल डाइवर्सिटी तो है ही है, ठीक है ना, यहाँ पे, पर साइंटिफिकली भी हम देखें ना तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आपका सॉइल हो गया, जियोलॉजी हो गया, लैंड फॉर्म्स हो गया। और देखो इंडिया की यहाँ पे देखो, आप सभी जानते हो टाइरस पे डेस्टिनी, आपने जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उनकी स्पीच आई एम वेरी श्योर यहाँ पे सुनी होगी, ठीक है। तो वो बात करते हैं किस तरह से इंडिया की इंपॉर्टेंट हिस्ट्री थी। तो यहाँ पे राइटर ये बात करते हैं कि इंडिया की ना हिस्ट्री वगैरह जो इंपॉर्टेंट जो फीचर्स थे वो हड़प्पा के टाइम से नहीं है, नहीं। जब देखो आप सभी ने ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा होगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वगैरह के बारे में, टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी के बारे में, तो इंडिया ने क्या स्टार्ट करी थी, गोंडवाना लैंड से सेपरेशन होके एक तरह से नॉर्थ वर्ड्स की तरफ अपनी मूवमेंट शुरू करी थी। फिर यूरेशियन प्लेट के साथ उसने कोलाइड किया, एंड उसके बेसिस पे इंडिया का फॉर्मेशन हुआ। तो ये सारी चीजें ना तब से इंडिया की चलती आ रही है, और जो राम सेतु जैसी चीजें हैं वो इंडिया के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसको सिर्फ नेशनल हेरिटेज की तरह ही प्रोटेक्ट नहीं करना, बल्कि जियो हेरिटेज स्ट्रक्चर की तरह प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि इसका साइंटिफिकली भी प्रूवन ये चीजें हैं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, राइट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखने को मिला, हमें ज्योग्राफी भी सीखने को मिली थोड़ी थोड़ी, ठीक है ना, बाकी हिस्ट्री भी हमने देखी थोड़ी, और बाकी एनवायरमेंट एंगल भी। तो आपको भी अपने मेंस के आंसर के अंदर ना इसी तरह से अलग अलग एस्पेक्ट को कंबाइन करना है, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग होगी। तो आप अच्छे आंसर लिखोगे, अच्छे आंसर लिखोगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे, एंड अपनी मनपसंद सर्विस की तरफ आप कहीं ना कहीं बढ़ चलोगे, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के तीनों के तीनों एडिटोरियल। आई होप आपको तीनों टॉपिक्स अच्छे से समझ आए होंगे। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।